वेलकम टू चैनल द लर्निश। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जो कि क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक पोर्शन है। इस चैप्टर में जो बाकी पोर्शन था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड इट्स ओर, तो फिर वो चैप्टर सीबीएसई ने हटा दिया है। तो अब ये जो नया वीडियो बनाया है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो इस वीडियो में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पूरा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ लर्न करने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं क्या? मेटल और नॉन मेटल्स हैं एलिमेंट के दो पार्ट। मीन्स एलिमेंट्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर जो ये पूरा एक डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में दिया है, इसमें आपको मेटल्स की अलग से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी, प्लस आपको इसमें कंपैरिजन में मिल जाएगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो पहला ये है कि मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी मेटालिक सरफेस है, कोई भी मेटल की चीज़ है, तो हम उसको देखकर पहचान जाते हैं कि हाँ वो मेटल की बनी है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अलग सा शाइन होता है। तो मेटल की बनी हुई सारी चीज़ें शाइनी होती हैं, इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं लस्ट्रस। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस, मीन्स उनमें कोई शाइन नहीं होता है। जैसे नॉन मेटल, जैसे कि मान लीजिए कोल हो गया, तो कोल में कोई शाइन नहीं होता है, ठीक है, तो वो नॉन लस्ट्रस है। लेकिन अब इसमें भी दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि इस प्रॉपर्टी के एक्सेप्शनल में आ जाते हैं, जो है ग्रेफाइट और आयोडीन। यानी ग्रेफाइट और आयोडीन ही ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो शाइनी हैं, जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल के केस में। दूसरा, मेटल की बात करें, ऑल मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सारे जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं, वो हार्ड होते हैं, ठीक है, वो इजीली हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है मर्करी का, मर्करी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, सारे नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, तो डायमंड काफ़ी हार्ड होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, और यही एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल की इस प्रॉपर्टी में। नाउ कमिंग टू द मेटल्स, दे आर डक्टाइल। और ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि वो थिन वायर्स में थिन वायर उनका बनाया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ओके, सो और यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के तार हैं वो सब कॉपर के बनते हैं, कॉपर के तार बनते हैं, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो वायर्स में बनाए जा सकते हैं, मोल्ड किए जा सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वायर उनका नहीं बन सकता है, दे आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है कि मेटल को पीट कर उसके थिन शीट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन मर्करी का इसलिए है क्योंकि मर्करी तो वैसे ही लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो मर्करी के अलावा बाकी सारे मेटल्स हैं जो हैं वो मेलिएबल होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। और इसका एक वेरी गुड एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखा होगा, वो एल्यूमिनियम का बहुत ही थिन शीट है, इतना थिन होता है कि आप उसको ईजिली हाथ से फाड़ सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नॉन मेटल, नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक्सेप्ट लेड एंड मर्करी। तो सारे मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए जितने भी बर्तन होते हैं वो सब मेटल के ही बनाए जाते हैं, बिकॉज दे कंडक्ट हीट। एंड copper and aluminum wires are used because they help in conduction of electricity. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर मेटल में लेड और मर्करी थे एक्सेप्शंस। लेड और मर्करी ऐसे मेटल्स हैं
जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके एक्सेप्शंस भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्योंकि उनका जो मास है वो जो काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी खदीले होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी भी हाई होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम का, जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी कंपेयर टू द मेटल्स एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड यहाँ पर आपने पढ़ा, डायमंड काफ़ी हार्ड होता है, इसीलिए क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब किसी भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए उनके बीच के अट्रैक्शन को, उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा हीट लगेगी और उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सो द डायमंड इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। So these were the physical properties of metal and non-metal, as well as this chart you can copy it as a comparison. Coming to the next topic, which is the chemical properties of metal. अब हम metals की chemical properties के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके लेते हैं कैसे metals react करते हैं अलग अलग चीज़ों से। जैसे कि पहला हमने लिया है reaction with oxygen. metals ऑक्सीजन से react करते हैं तो वो metal oxide बनाते हैं। Okay, so metals react with oxygen present in air to form metal oxide. तो अगर हम इसको सिंपल रिएक्शन में अगर हम लिखें रिएक्शन के वे में, तो हो जाएगा मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन हो गया रिएक्टेंट और मेटल ऑक्साइड हो गया हमारा प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है कॉपर ऑक्साइड CuO। सिमिलरली अदर एलिमेंट्स जो अदर मेटल्स हैं वो भी रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा मैंने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज Al2O3. ओके, नाउ सम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. Such oxides are known as amphoteric oxides. So amphoteric oxides ये काफ़ी important है और ये पूछा भी जाता है कि what are amphoteric oxides. तो जो यहाँ पे ऐसे oxides कुछ ऐसे दिख रहे हैं आपको जो यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन सारे oxides में उससे एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं. अब मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं तो वो किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड से, ठीक है. तो मेटल ऑक्साइड की टेंडेंसी होती है कि वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और आपको ये पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है. बट अब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं. तो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना सकते हैं. ऐसे ऑक्साइड्स को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. Al2O3 plus 6HCl gives AlCl3 plus H2O. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहा है और सेकेंड रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बना रहा है. तो यहाँ पर आप देखिए CuO जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है, ठीक है. सिर्फ कुछ ही ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. वन एग्जांपल इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एसिड से के साथ रिएक्शन और बेस के साथ रिएक्शन दोनों ही दिया हुआ है. कमिंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए मेटल ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पर है ये आयरन है, ठीक है, आयरन की चेन है. पहले इसकी ये ऐसी थी, अब यहाँ पे रस्टिंग हुई तो ये ऐसी हो गई. यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड ये बन गया, ठीक है. जो ये ब्राउन कलर की कोटिंग दिख रही है विच इज़ रस्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज आयरन ऑक्साइड.
तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे मेटल जो है मॉइस्चर प्रेजेंट इन जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसे रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, एंड दिस रस्ट इज नथिंग बट आयरन ऑक्साइड. Now reaction with water. What happens when the metal react with water? Metal also reacts with water to form metal oxide. सबसे पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है. फिर वो जो मेटल ऑक्साइड है फिर वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा. तो एंड में क्या बनता है, मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. देखिए ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है. 2 स्टेप प्रोसेस में क्या होना है, पहले स्टेप में ये होगा कि मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा और पहले मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक. फिर ये जो मेटल ऑक्साइड है फिर से वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है यहाँ पे मेटल का वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो है मेटल हाइड्रोक्साइड. एग्जाम्पल गिवन हेयर इज सोडियम एंड वाटर रिएक्ट टू गिव NaOH विच इज़ अ बेस एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, रिलीज होगी. Another example is aluminium and water. When aluminium and water they react, they form aluminium oxide. अब ये जो aluminium oxide है ये further react करेगा उससे water से और बनाएगा aluminium hydroxide which is AlOH whole twice. अब यहाँ पर देखिए मेटल्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी, सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी वाटर के साथ सेम नहीं होती है. कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, कुछ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, कुछ हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे. तो ऐसे ही उनको क्लासीफाई किया गया है कि किसके अकॉर्डिंग कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल किस तरह के वाटर से रिएक्ट करेगा. ओके. अब जो मैग्नीशियम है वो किससे रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर. कुछ ऐसे मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो कोल्ड वाटर से भी इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो दे आर वेरी रिएक्टिव. अनदर ग्रुप लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक दे रिएक्ट विद स्टीम ओनली टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. अब यहाँ पर ये है कि जो आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक है वो ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, वो सिर्फ स्टीम से ही रिएक्ट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी विद द वाटर के साथ और कैसे टेम्परेचर में वाटर है उसके अकॉर्डिंग भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है. रिएक्शन विद एसिड. व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड. आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा जिसमें कि वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है. उसमें आपने पढ़ा होगा कि मेटल जब जिंक ग्रैन्यूल्स को HCl में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और हम उसको चेक करते हैं बाय पॉपिंग साउंड कि वो बर्निंग कैंडल पास में ले जाएंगे. अगर पॉपिंग साउंड से कैंडल बर्न हो रही है तो फिर वो गैस हाइड्रोजन है. तो ये चेक करने के लिए कि हाँ हाइड्रोजन का टेस्ट करने के लिए ये एक था. तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. नाउ इट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन. तो यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बस ये है कि मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाने के लिए. Example, magnesium react with dilute hydrochloric acid to form magnesium chloride. Magnesium chloride यहाँ पे salt है, ठीक है, and hydrogen. So this reaction is given here. Magnesium plus HCl gives MgCl2 and hydrogen. So Mg plus HCl यहाँ ये metal react कर रहा है acid से और salt और hydrogen बना रहा है. Now this is the setup which shows the reaction of metal with dilute sulfuric acid. यहाँ पे dilute sulfuric acid test tube में लिया हुआ है and we have added zinc granules. After adding zinc granules, this zinc will react with metal and hydrogen gas will evolve. Now this hydrogen gas will get collected over here एंड यहाँ पर कॉर्क से इसका जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है उसको सील किया गया है एंड द गैस विच इज इवॉल्व्ड विल पास थ्रू द डिलीवरी ट्यूब. ओके, it will pass through the delivery tube and here
दिस टब इज़ हैविंग सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि उससे कि जब गैस पास होगा उसके थ्रू तो बबल्स बनेंगे. नाउ दिस बबल विल राइज विच इज़ हैविंग हाइड्रोजन गैस इन इट. जब ये बबल्स बर्निंग कैंडल्स के पास पहुंचेंगे तो क्या होगा कि ये फूटेंगे एंड द हाइड्रोजन गैस विच इज़ देयर इन इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड. So this is a very important test for the hydrogen gas, that it burns with pop sound. Now another reaction when metal react with the solution of other metal salts. Now reactive metal can displace less reactive metal from its salt solution. ये चैप्टर 1 में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता है, मिलता जुलता या फिर सेम ही है कहिए तो. ओके, metal A react with salt solution of metal B, it will form salt solution of A and metal B. कैसे? देखिए, कॉपर सल्फेट विच इज़ अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, उसमें जब आयरन नेल हम डालते हैं तो FeSO4 विच इज़ ग्रीन कलर, जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ ऑफ ग्रीन कलर एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड ओवर द आयरन नेल. So this is a reaction when the metal react with the solution of other metal salt. This is a setup which shows that copper sulfate is taken in the test tube. ठीक है, उसमें आयरन नेल डाल दिया. आयरन नेल डालने के बाद उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे सेटअप को. ओके, नाउ आफ्टर 1 hour what we will observe is that this solution which was of blue color has changed into लाइट ग्रीन कलर. ओके, ये लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा एंड दिस सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है. ये जो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है वो बन गया है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, बिकॉज आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, अब ये जो नेल है इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है. नाउ कमिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज. अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा विच इज़ सिमिलर टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो अब ये जो है हमने यहाँ पे जो मेटल है वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है. ठीक है, तो कैसे कर ले रहा है? वो इसलिए कर लेता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, तो यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि कौन से मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, जनरली यही है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. नाउ व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? द सीरीज इन विच द मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इट इज़ नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज. सो यानी कि सबसे ऊपर जो है विच इज़ पोटाशियम, इट इज़ मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, and the platinum which is at the bottom it is less reactive और least reactive. तो पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है. ठीक है, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं. अब यहाँ पर ये है कि देखिए हमने जो पिछले रिएक्शन में पढ़ा आयरन और कॉपर, आयरन था और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था. आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो कॉपर से ऊपर है. ठीक है, तो ऊपर वाले मेटल्स जो हैं नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं उसके सॉल्ट सोल्यूशन से. ओके, तो यहाँ पर आयरन कॉपर को रिप्लेस इसलिए कर पाया क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर अपने सॉल्ट सोल्यूशन में था. ठीक है, CuSO4 में था. लेकिन अगर इसी जगह FeSO4 होगा, ठीक है, FeSO4 होगा और उसमें हम कॉपर ऐड कर देंगे प्लस Cu, देन Cu विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस आयरन. आयरन अपने सॉल्ट सोल्यूशन में है, FeSO4 आयरन का सॉल्ट सोल्यूशन है. कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से. और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसको लर्न करने का बहुत ही इजी और सिंपल मेथड मैंने बना रखा है. यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक कंपाउंड. नाउ कंपाउंड्स which are formed due to the transfer of electron from a metal to a non-metal. ठीक, एक मेटल से नॉन मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं
तो वो जो कंपाउंड बनाएंगे दैट विल बी द आयनिक कंपाउंड. ओके, सो मेटल्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन, दे गिव इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल दे टेक इलेक्ट्रॉन, दे रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स. सो हेयर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज शोन. NaCl में क्या होता है, ये यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पर जो पिंक कलर से डिनोट है इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. वैलेंस यानी कि वैलेंस शेल मतलब कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सबसे आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं वैलेंस शेल. तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और सोडियम इसको किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए. सोडियम इसका क्लोरीन को दे देगा और Na+ और Cl- आयंस बना लेंगे. ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे NaCl. Reaction between metal and non-metal. Now what will happen if the metal and non-metal react? Reactivity of element can be understood as a tendency to attain a completely filled valence shell. यहाँ पर देखिए जो सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है. सोडियम इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम. तो अब इनकी टेंडेंसी क्या है, दोनों की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग, दोनों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, एक रिसीव करेगा और कंपाउंड बनेगा NaCl. ठीक है. सेकेंड, एटम ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, और क्या बनाते हैं, कैटायंस विच इज़ पॉजिटिव आयन. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और लूज़ करने के बाद वो कैटायंस बनाते हैं. पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस. नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपने वैलेंस शेल में और बनाते हैं एनायंस. एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस. तो यहाँ पे मेटल हो गया सोडियम, जो कि यहाँ पे देखिए Na+ हो गया है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, और क्लोरीन रिसीव करने के बाद Cl- हो गया. Sodium is the cation and chlorine is the anion. Oppositely charged ions attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction forming ionic compound. अब क्योंकि ये दोनों oppositely charged हैं, Na+ और Cl- oppositely charged हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को attract करेंगे and they are held by the force of electrostatic force. Another example here which I have given is magnesium chloride. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं. अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन यहाँ पे हैं 2. तो क्या होगा कि एक मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को जाएगा और मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले लेगा एंड मैग्नीशियम हो जाएगा Mg2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया. एंड क्लोरीन तो इस वाले क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसको सिर्फ एक ही चाहिए था, तो ये हो जाएगा Cl- एंड दिस विल ऑल्सो बिकम Cl-. बोथ विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नीशियम Mg2+ एंड विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड. अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेंगे विच इज़ द आयनिक कंपाउंड. Now, coming to the properties of ionic compound, they are generally hard and solid, like NaCl. जो NaCl है, it is very hard and solid. They have high melting and boiling point. Why they have high melting and boiling point? Because they are held by strong electrostatic force of attraction. काफ़ी ज़्यादा strong force होगा attraction का, तो bond strong रहेगी और उस bond को break करने के लिए ज़्यादा energy की requirement होगी. So the melting point will also be high and boiling point will also be high. They are soluble in water but insoluble in inorganic solvents such as ether. ओके, सॉल्युबल इन वाटर एक एग्जांपल, ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, आप लर्न कर सकते हैं, इजीली रिमेंबर कर सकते हैं कि NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है. इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, लाइक एल्कोहल, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन हो गया या फिर एल्कोहल हो गया, तो
उसमें ये insoluble रहेगा. They are conductors of electricity in molten and solution state. See, they are conductors of electricity. Why they are conductors? Because molten state में या फिर solution state में ये furnish करते हैं free ions. ठीक है, वाटर में अगर डिज़ोल्व हो जाएंगे तो ये Na+ बनाएंगे और Cl- बनाएंगे. एंड दीज आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये चारों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड दे डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड. ओके, so this was all about the video. Keep learning, keep growing, and do like, share and subscribe my channel, and please watch the video of easy learning method of reactivity series, which is given in the description box. The link is there in the description box. Thanks for watching, and do follow me on the Instagram. Thank you.